जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सारथी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद अब दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज। दरअसल बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटी की जो सीरीज आप लोगों ने घटना चक्र स्टार्ट की थी वो दोबारा से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, क्योंकि बीच में सीरीज इसलिए बंद करनी पड़ी थी क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यूपीएससी का पेपर आ गया था। इसी के कारण से मुझे ये सीरीज का रोकनी पड़ी थी और अब हम दोबारा से अपनी स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को टारगेट करते हुए। जैसे कि आप लोगों को पता है, पीसीएस का सितंबर में है और यूपी पीसीएस का सितंबर में है और यूपी आरओ एआरओ का क्या है तो दिसंबर में हो रखा है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये क्लास दोबारा से स्टार्ट कर रखी है। बच्चों के कमेंट आ रहे कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग ये कंटिन्यू इसी तरीके से रखेंगे अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो। चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। राज्य के नीति निर्देशांक आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। और ये भाग 4 के अंदर है। कौन से के अंदर है? भाग 4 के अंदर है। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद? 36 से 51 तक के में। कहाँ से लिए गए हैं तो बात की जाए, ये लिए गए हमारे आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। कहानी की तरह दोस्तों पढ़िए, ठीक है। मैंने कुछ मतलब अजीब सी कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। पॉलिटी है, पॉलिटी का मतलब ही क्या हो जाता है, जहाँ पे शक्ति का केंद्र होता है वहाँ पे पॉलिटी यानी राजनीति स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों के घर में भी होती है, गांव में भी होती है, तो ये हर जगह में। इसी से लिए ये सब्जेक्ट क्या होता है, बड़ा ही प्यारा है और सभी को मज़ा आता है। तो बस आप लोगों को कहानी की सुनना है कि डीपीएसपी क्या होता है, मैं बता देता हूँ। तो एक डीपीएसपी क्या होते हैं, एक तरीके के निर्देश होते हैं। किन्हें निर्देश होते हैं? तो सरकार को निर्देश होते हैं। सरकार को ये निर्देश देते हैं डीपीएसपी। क्या निर्देश देते हैं कि कोई भी कानून बनाते समय वो इन निर्देशों को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इन निर्देशों का क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्या ये बाध्यकारी हैं? तो बाध्यकारी नहीं है लेकिन जरूरी हो जाते हैं। बाध्यकारी नहीं है लेकिन जरूरी हो जाते हैं। अब बात की जाए कौन से पार्ट के अंदर है, तो पार्ट 4 के अंदर है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? तो 36 से 51 तक। कहाँ से लिए गए हैं भाई? हम लोगों ने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। क्या ये न्यायालय द्वारा लागू हो सकते हैं? तो नहीं, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। क्या मौलिक अधिकार लागू किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल मौलिक अधिकार लागू किए जा सकते हैं, यानी डीपीएसपी लागू नहीं किए जा सकते हैं सर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। बात की जाए, अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हमारा 38 क्या कहता है? तो 38 कहता है राज्य के लोक कल्याण समृद्धि के बारे में बात करता है। आर्टिकल 39 की बात की जाए तो ये नीति निर्देशन के तो क्या बताता है, यानी महिला और पुरुष को समान आजीविका की बात करता है। महिला एंड पुरुष को समान आजीविका की बात करता है आर्टिकल 39। अच्छा, अगर अगर बात की जाए 39A यानी 39 का मतलब क्या हो गया सर? ये क्या बाद में जोड़ गए? तो ये बिल्कुल बाद में जोड़ गए। 39 का में क्या बात कर रहा है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यानी निःशुल्क विधिक सहायता किसे देंगे? जो कमजोर वर्ग हो रखे हैं उन्हें क्या देंगे हम लोग? निःशुल्क सहायता देंगे, ताकि न्याय की क्या है, सभी को बराबरी तक पहुंचाया जा सके। ठीक है। अगर बात की जाए आर्टिकल 40 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को रटा होना चाहिए। आर्टिकल 40 के अंदर क्या बात कर रखी है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रखी है। अच्छा, और कहाँ पे ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रखी है? तो इसका आप जवाब देंगे हमारे कमेंट में, ठीक है। अगर बात की जाए आर्टिकल 41 की, तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का क्या होगा? अधिकार होगा। क्या होगा? अधिकार होएगा। अगर बात की जाए आर्टिकल 42 की, तो ये क्या बात करता है? काम तो हम तो करते ही हैं, है ना, आप लोग भी काम करते हैं, लेकिन काम की क्या होती है? न्याय संगत दशा होनी चाहिए। यानी न्याय संगत और मानव एचित क्या होनी चाहिए? दशाएं होनी चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी जगह काम ना हो रहा हो, ऐसी जगह हम लोग काम ना कर रहे हो जहाँ पे मतलब पानी सांस लेने के लिए साफ हवा ना हो, ठीक है, पानी पीने के लिए साफ पानी ना हो। तो मानव के लिए जो अच्छी दशाएं होनी चाहिए ना, वो वहाँ पे होनी चाहिए। ये कौन सी बात करता है? आर्टिकल 42, ठीक है। अगर बात की जाए आर्टिकल 43,
तो ये आर्टिकल जो 43 है ना, ये कुटीर मजदूरी तथा मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन की बात करता है। ठीक है, अगर बात की जाए आर्टिकल 43A यानी का की बात की जाए, तो उद्योगों के प्रबंधन में यानी कर्मचारियों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि उद्योग जो होते हैं उनके प्रबंधन में क्या होता है, एक यूनियन लीडर होता है। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी ना, अगर आप लोगों ने वो कौन सी फिल्म कहते हैं, लाडला, जो अनिल कपूर की फिल्म हो रखी है लाडला, उस फिल्म में देख रखी है, तो उसका नाम क्या होता है उस फिल्म में, राजू। और वो क्या होता है, उसमें यूनियन लीडर होता है। यानी एक तरीके के मैनेजमेंट में उनकी भी क्या होती है, मजदूरों की भागीदारी होती है। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A। आगे बात की जाए 44, तो दोस्तों 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रट्टा होना चाहिए। आर्टिकल 44 कहता है समान सिविल संहिता, यानी क्या कहता है, समान सिविल संहिता, यानी सभी के लिए, सभी पर एक समान कानून लागू होगा। सभी पर क्या होगा, एक समान कानून लागू होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 कहता है। अच्छा, आर्टिकल 45 क्या कहता है सर, आर्टिकल 45 कहता है बच्चों कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को क्या नहीं करना है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक और बाल्यावस्था की देखरेख में और शिक्षा का प्रबंध करेंगे। क्या सर, इतना लंबा समझ नहीं आया, तो दोस्तों बस इतना याद रखिए कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा की बात करता है। कौन करता है, तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 45। ठीक है। अच्छा सर, आर्टिकल 46 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 46 के अंतर्गत हमें बताते हैं कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। सर इतना समझ नहीं आया, तो क्या बोल रहा है आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 सिंपल सा ये कह देता है, जो एससी के लोग हो गए, एसटी के लोग हो गए, जो और कोई अन्य दुर्बल वर्ग हो गए, तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा के आर्थिक हितों की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। आर्थिक हितों की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अच्छा सर, आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 कहता है कि लोगों को क्या करेगा, पोषण आहार का स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य आदि के बारे में बात करते हैं। सर ये समझ नहीं आया, याद कैसे करेंगे सर। आप लोगों को पता ही होगा बच्चों कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। तो इसका याद रखिए 47। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेजों ने हमें लूट लिया था, हमारा खून चूस लिया था। तो उस समय के लोग कैसे हुआ करते थे, बहुत ही गरीब हुआ करते थे, बहुत ही गरीब हुआ करते थे, यानी खाने के भी लाले पड़ रखे हुए थे। तो हम लोगों को क्या सुधार करना चाहिए था, पोषण स्तर में सुधार करना था। उनका क्या करना था, जीवन स्तर को ऊंचा करना था। उनमें क्या करना था, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करानी थी, यानी जैसे जो लोक स्वास्थ्य की सुविधाएं होती हैं वो उन्हें उपलब्ध करानी थी। तो ये आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 आप रिलेट कर सकते हैं अपने आज़ादी वाले वर्ड से। ठीक है। अच्छा सर, बात की जाए आर्टिकल 48 में क्या कर दी जाए। अच्छा, वहाँ पे हमने पोषण की किसकी बात करी, मनुष्य के पोषण की बात करी। तो आर्टिकल 48 में हम लोग किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 48 में किसकी बात करेंगे, जानवरों की बात करेंगे, यानी पशुपालनों की बात हम लोग करेंगे। ठीक है। तो देख लीजिए, कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक मवेशियों का वध प्रतिषेध के लिए प्रयास करेगा। अच्छा, कई लोग होते हैं कहेंगे, अब देखो हमारे संविधान में ये बात कर रखी है कि जो भी दुधारू जानवर होंगे उन्हें मारना क्या होगा, अच्छी बात नहीं है, उन्हें प्रतिबंध लगा रखा गया है। अगर हम लोग बात कर देते हैं, जैसे हिंदू लोग जो होते हैं वो कह देते हैं कि गाय को मत मारो, तो मुसलमानों लोगों को क्या हो जाती है, उसमें मतलब आपत्ति हो जाती है। वो कहते हैं गाय तो माता बोली जा रही है, लेकिन अगले भैंस से कटवाई जा रही हैं, वो भी तो दुधारू है ना। तो बात तो कहीं ना कहीं उनकी भी सही हो जाती है। ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा इसी बीच इनकी क्या होती रहती है, हुज्जत होती रहती है, यानी आपत्ति जताई जाती रहती है। अच्छा, आगे बात की जाए आर्टिकल 48A में क्या किया जाए। आर्टिकल 48A में बात की जा रही है कि जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि काम के लिए उचित दशाएं होनी चाहिए,
तो उचित तो दशा जब होंगे, अब जैसे कि आप लोग ग्लोबल वार्मिंग झेल रहे हो, आप लोगों को पता ही होगा कि टेम्परेचर 51 सेल्सियस से ऊपर भी पहुंच जा रहा है। 51 सेल्सियस से टेम्परेचर क्या ऊपर पहुंच जा रहा है। तो बताइए 51 से टेम्परेचर सेल्सियस से ऊपर कैसे पहुंच जा रहा है? क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, एसी ज़्यादा चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण को हम लोग नुकसान कर रहे हैं। तो पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रखी है, किसमें कर रखी है? आर्टिकल 48A में, आर्टिकल 48A में, ठीक है। अच्छा 49 में क्या बात कर रखी है? तो 49 में बात कर रखी है जो भी राज्य स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की, इनकी संरक्षण की बात कर रखी है। अच्छा आर्टिकल 50 में क्या बात कर रखी है? तो आर्टिकल 50 के अंदर बात कर रखी है राज्य की जो लोक सेवाएं होती है ना, जैसे जो सिविल सेवा हो, जैसे जो पीसीएस की सेवाएं होती हैं, ठीक है, पीसीएस जो परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? लोक सेवाएं। राज्य की लोक सेवाओं में इनकी बात, यानी राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कर रखी है, ठीक है। तो सर ये हमें समझ नहीं आया आपने क्या कह दिया कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये क्या बोल रहा है? तो दोस्तों बस आप लोग इतना याद रखिए कि आर्टिकल 50 में क्या बात कर रखी है? तो पृथक्करण की बात कर रखी है। क्या बात कर रखी है? पृथक्करण की, सेपरेशन की बात कर रखी है। किसकी सेपरेशन की बात कर रखी है? तो न्यायपालिका की कार्यपालिका से अलग की बात कर रखी है। न्यायपालिका की कार्यपालिका की अलग की बात कर रखी है, यानी न्यायपालिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी। ये सेपरेशन की बात किसमें कर रखी है? आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 में। अच्छा सर आर्टिकल 51 में क्या बात कर रखी है? तो 51 में क्या बात कर रखी है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पीस बनाए रखना है, यानी शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रखी है, ठीक है। तो ये हमारे थे डीपीएसपी। क्या थे हमारे? ये डीपीएसपी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ओवरव्यू समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे, और क्वेश्चनों पे जाने से पहले, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस। किसमें डिफरेंस देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे डिफरेंस मौलिक अधिकारों के अंदर डिफरेंस क्या होता है और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस होता है, यानी मौलिक अधिकार वर्सेस डीपीएसपी। तो आप लोगों को पता ही होगा जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 के अंदर आते हैं संविधान के, ये भाग 4 के अंदर आते हैं। ये हम लोगों ने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। ये हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिए। ये नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। अच्छा नकारात्मक प्रवृत्ति के क्यों हैं और ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं? ये सकारात्मक और ये नकारात्मक क्यों प्रवृत्ति के क्यों है? क्योंकि ये ना सरकार पे जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार पे कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सरकार पे कुछ प्रतिबंध लगाते हैं कि वो कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगी जो लोगों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता हो। और ये वही डीपीएसपी इन्हें सरकार को बढ़ावा देती है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना वाद योग्य है, यानी न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है, किन्हें? मौलिक अधिकार को। और ये गैर वाद योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ये कानूनी रूप से मान्य होते हैं और ये नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त है इन्हें। यानी कानूनी रूप से किन्हें मान्यता, कौन से मान्य है? तो मौलिक अधिकार है। और जबकि डीपीएसपी हैं ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआती में बताया था निर्देश जो डीपीएसपी होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैंने बताया था एक तरीके के निर्देश होते हैं। किसके लिए निर्देश होते हैं? तो गवर्नमेंट के लिए निर्देश होते हैं। तो ये क्या बाध्यकारी होते हैं? मैंने पहले ही बताया था कि बाध्यकारी नहीं होते, गवर्नमेंट की इच्छा पर निर्भर करता है ये मानने की, ठीक है। और जहाँ तक ज़्यादातर होते हैं गवर्नमेंट ये मानती हैं क्योंकि ये नैतिक रूप से उनके लिए दबाव डालते हैं कि वो उन्हें माने, और दूसरा राजनीतिक रूप से भी इन पर दबाव डालते हैं क्योंकि जो डीपीएसपी में जो बातें कर रखी हैं वो पब्लिक के लिए बातें कर रखी हैं, सुरक्षा के लिए बातें कर रखी हैं। तो अगर वो गवर्नमेंट डीपीएसपी को ध्यान में रख के काम करती है तो उससे क्या होता है, उनके लंबे समय तक क्या सरकार बनी रहती है, लंबे समय तक क्या रहती है, सरकार बनी रहती है। अच्छा आगे बात कीजिए, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता इन्हें नहीं होती, जबकि इन्हें लागू करने के लिए क्या विधान की आवश्यकता होती है। जैसे मौलिक अधिकार है, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से थे ये हमारे डीपीएसपी एंड मौलिक अधिकार में डिफरेंस।
अब हम लोग देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन इसके ज़्यादा हुए तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना देता हूँ और ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और क्वेश्चनों वाला सेकंड पार्ट हो जाएगा। देख लेते हैं बारी। फिफ्टी से प्लस हुए ना दोस्तों तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसे, नहीं तो मैं आज ही निपटा देता हूँ उन्हें। कितने हो रखेंगे, ज़्यादा है। चलो 50 से 60 के आसपास है मेरे ख्याल से, हाँ 59 है, हाँ 60 के आसपास है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं, या नेक्स्ट क्लास में रखते हैं इसे हम लोग। आज के टॉपिक में हम लोग डीपीएसपी पढ़ लिया और नेक्स्ट के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, क्वेश्चन, या इसी क्लास में रखते हैं। मेरी बात मानो तो इसी क्लास में कर लेते हैं इसे, ठीक है। चलो इसी क्लास में स्टार्ट खत्म कर देते हैं इसे। क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है कि राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। तो राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, या गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी सामाजिक और आर्थिक इसके अंदर हम लोगों ने दे दिए, और राजनीतिक कहाँ पे दे रखे हैं हम लोगों ने, मौलिक अधिकारों में। राजनीतिक कहाँ पे दे रखे हैं हम लोगों ने, मौलिक अधिकारों में। इस तरीके से हमने तीनों अधिकारों को मतलब पूर्णतः दे रखा है, ठीक है। आगे बात कीजिए सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक को सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, नहीं ये नहीं है। यानी इसका क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। अगला चलते हैं, इसमें तो समझाने वाला कोई नहीं है ना, इसमें तो समझाने वाली कोई बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो किस प्रकार से डिफरेंस है, हम लोगों ने अभी डिफरेंस पढ़ा था, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए, उपरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो बात सी क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सी क्या बात कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था। क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है, इन्हें कानून द्वारा लागू कराया जा सकता है, न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। वहीं डीपीएसपी हैं, इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। आगे बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, निर्देशक तत्व क्या है। तो वाद योग्य, अवाद योग्य है भाई, ये अवाद योग्य है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोगों को बात करनी है। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, यानी रोक लगाते हैं एक तरीके से। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो बताइए, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ये किस पे करते हैं, ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ना ही कार्यपालिका के निर्बंधन करते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा, ए एंड सेकंड दोनों नहीं होएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। हाँ देखिए, डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग, भारत के थोड़ा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तंत्र, विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। क्या है, सिफारिशें हैं। MC सीतरवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार और कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। यानी कोई ये ना ही विधिक अधिकार बताते हैं, ना ही कोई कानूनी उपचार बताते हैं, ठीक है। आगे बात की जाए, सभी राज्य
क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं, यानी जो नीति निर्देशांक तत्व होते हैं। अंततः राज्य के नीति निर्देशांक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से सही हैं? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे? तो बिल ए का तो हो ही नहीं सकता, पहला नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता है कि सेकंड थर्ड मुझे आता है या नहीं, मुझे ये पता है, लेकिन पहला नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? पहला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी बी और डी में से एक होगा, बी और डी में से एक होगा। वह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बात क्या बिल्कुल सही कह रहा है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो बिल्कुल करते हैं ये प्रभावित, तो यानी डी हो जाएगा आंसर। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमें बात करनी है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। क्या ये बात सही कर रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात ये करता है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। तो बात ये क्या कर रहा है? सही कर रहा है। बात ये क्या कर रहा है? सही कर रहा है दोनों। तो देखिए सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगले बात कीजिए 8 क्वेश्चन की। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो कौन से में है? कल्याणकारी की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी की, किसमें बात कर रहे थे? नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका क्या होगा? डीपीएसपी हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 9वां क्या कह रहा है? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों के आदेश? वही बात है, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। भारत का कौन सा भाग कल्याणकारी? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। भारत के कल्याणकारी राज्यों का विचार पाया जाता है, सेम क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य के होने का विचार पाया जाता है, संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है? मौलिक अधिकारों में पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य की बात करता है? नहीं करता है, लेकिन डीपीएसपी में करता है, यानी प्रस्तावना और डीपीएसपी दोनों में करता है। किसकी बात करता है? कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है, आप लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सफा सफा वर्ड आता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करती है प्रस्तावना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। 12th क्वेश्चन कह रहा है भारत के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए? तो हम लोगों को पता है ये कौन से भागों में विभाजित किए। समाजवादी में भी किए गए, उदार या बौद्धिकवादी में भी किए, और गांधीवादी में भी किए गए, यानी उपरोक्त तीनों में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशांक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो आप लोगों को सभी को पता होगा, आयरलैंड से। 25 वाला क्वेश्चन। अगला बात कर रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न से किस देश के संविधान से लिया गया? सेम क्वेश्चन पूछ दिया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया? सेम क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या है? वाद योगी या गैर वाद योगी? आप लोगों को पता ही होगा ये वाद योगी नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो आधारभूत कौन होते हैं? डीपीएसपी होते हैं। कौन होते हैं? डीपीएसपी होते हैं। 17वें का क्या हो जाएगा? सीधा राइट आंसर, सीधा राइट आंसर। 18वें पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? तो धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन होगा? राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का, राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का। ठीक है, आगे बात कीजिए। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें बात कर रखा है? समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें? राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों की बात में कर रखा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि महिला और पुरुषों के समान कार्य के समान वेतन की बात की जा रखी है। आगे बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशांक
तत्वों में निहित है। यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कर रखी है, ऐसी कुछ बात नहीं कर रखी है। प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण, ऐसी बात कर रखी है, नहीं कर रखी है। सी पे देखते हैं, सी 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 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात, संरक्षण की किसी की बात कर रखी है तो नहीं। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के लिए मौलिक, क्या बोला, मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, ये यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन से आर्टिकल में कर रखी है? तो आर्टिकल 39 क्लॉज डी में, आर्टिकल 39 क्लॉज डी में। ठीक है, आगे बात की जाए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज की बात कर रखी है? तो आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट हो रखा है। यानी ये किसमें कर रखी है बात? राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों के बारे में, यानी डीपीएसपी में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों का? 40 मैंने बता दिया था आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत, सेम टू सेम क्वेश्चन। भारत के संविधान के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन, सेम टू सेम क्वेश्चन। देख लीजिए, निर्देशक सिद्धांत है। अगला देखते हैं 26 में मिलान करना है, तो मिलान कर देते हैं हम लोग। देखिए, ग्राम पंचायतों का किसमें हो जाएगा? ग्राम पंचायत का गठन किसमें हो जाएगा? आर्टिकल 40 में, यानी फर्स्ट का हो जाएगा फिफ्थ, फर्स्ट का हो जाएगा फिफ्थ, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फिफ्थ। समान आचार संहिता, समान आचार संहिता किसमें हो जाएगा? 44 में। मैंने क्या बताया था? कृषि और पशुपालन, यानी 47 में क्या होगा? मनुष्य के लिए पोषण की बात करेंगे, और 48 में किसकी करेंगे? जानवरों के बारे में, तो सेकंड हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका पक्षीकरण किसमें बताया था मैंने? 50 में, और ये क्या हो जाएगा? 51 में। यानी आप लोग मिला लीजिए अब, ए का फिफ्थ किसमें है? ए का फिफ्थ एक ही में, यानी बी इज द राइट आंसर। अगर आपको एक भी पता था ना, फिर भी आप ले जाते सॉल्व करके। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, ए का फिफ्थ, ए का अच्छा ये भी दे रखा है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा, हमें सारे देखने पड़ेंगे, सही कह रहे हो। ठीक है, बी का थर्ड है क्या? हमने बी का थर्ड मिलाया है? नहीं, बी का 1 मिलाया है हमने लोगों, तो यानी ये क्या हो जाएगा? बी इज द क्या आंसर हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए, मैंने जो मिलाए हैं वो सही मिला रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? 27 की। क्या कह रहे हैं? सूची 1 को सूची 2 में मिलाना। सेम क्वेश्चन, ग्राम आप लोग मिला सकते हैं। ए को मिला दीजिए, आप किसमें मिला देंगे? ग्राम पंचायत के उत्तरों के साथ मिला दीजिए। अच्छा, हमें बताना है कौन अपना उत्तर चुनिए। एक को फर्स्ट में मिला दो, सही है। और अब देखिए, एक का फर्स्ट सब में, यानी ये दो तो हो नहीं सकते, इन्हें काट दो। ठीक है, या तो होएगा ए या तो होएगा सी। अच्छा, और हम ले 44 देखिए किसमें हम ला सकते हैं? तो थर्ड में, बिल्कुल सही है। यानी सी का थर्ड हो जाएगा। सी का थर्ड किसमें? ए में दे रखा, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। और B2 का क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार, यानी सीरीज वाइज मिल रखेंगे। ट्वेंटी 28 में बोल रहा है, 39 में क्या बोल रहा है? समान, अच्छा सुमेलित नहीं है, गलत हमें बताना है। तो ये क्या बिल्कुल सही सुमेलित है। पंचायतों का गठन सही सुमेलित है। 44 में समान नागरिक संहिता सही है। क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात करें कि बताई थी मैंने इसमें 48 में? नहीं सर, 48 में अपने लोगों ने बताया था पशुपालन और कृषि के बारे में बताया था। यानी ये सर आपने बताया था 50 में बताया था, तो इधर क्या होना चाहिए था? आर्टिकल 50 होना चाहिए था। तो यानी यही गलत है सर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 29 क्या बोल रहा है? भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तंत्रों को सुमेलित युग्म पहचानिए। सही सुमेलित, यानी सुमेलित युग्म हमें पहचानना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें? 42 में बोल रखी है सर, ये गलत बोल रखी है, ये इसमें बोल ही नहीं रखी है सर। आपने बताया था 39 में बोल रखी है सर, तो ये क्या हो जाएगा? हमें अच्छा मिलान करने, क्या नहीं मिलान नहीं करने, सुमेलित सही पहचानना है। ठीक है, कृषि और पशुपालन का संगठन की बात सर किसमें कर रखी थी? आपने बताया था सर 48 में कर रखी थी।
इधर ग्राम पंचायतों की बात सर आपने बताया था 40 में कर रखी थी। पुरुषों और स्त्रियों के लिए दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सर 39 में बताया था, यानी डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए 30 की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका कार्यपालिका बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी ये नहीं हो सकता है क्योंकि सही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित शैक्षणिक के लिए ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन के लिए 43A में नहीं है, ये 43B में हो रखा है, 43B में हो रखा है, यानी ए सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है 31, नीचे कथन और कारण दे रखा है, ठीक है। कथन क्या दे रखा है? मनरेगा कई परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, ठीक है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। मैंने ये बताया आपको कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है, तो यानी हमें नहीं पता कि ये सही है या गलत। मुझे ये पता है कि आर गलत है, मुझे ये पता है कि आर गलत है। अगर आर गलत है तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो ही नहीं सकते हैं। और आर किसमें गलत हो रखा है? जिसमें जो आर गलत होगा, यानी आर गलत है, ए सही है, यानी ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अच्छा, मनरेगा अधिनियम देखिए कब बना था? 2005 में, ठीक है, मनरेगा अधिनियम। अगला बात कर रहा है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो ये लाया गया था आर्टिकल 43 को लागू करने हेतु, आर्टिकल 43 को लागू करने हेतु लाया गया था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। 42, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो मैंने आप लोगों को बताया था ये किसकी बात कर रखी है, तो आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 43A में, आर्टिकल 43A में बात कर रखी है, श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी की बात कर रखी है। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ? तो दोस्तों आप बताएंगे कमेंट करके। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे भी कहते हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी प्रावधान किया गया है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में? ये मैंने बताया था आर्टिकल 51 में। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है 51, ये इज द राइट आंसर। 37 क्या कह रहा है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, वही सेम टू सेम राज्य के नीति निर्देशक में बात कर रखी है 51 में। आगे बात की जाए 38 का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, सेम टू सेम क्वेश्चन वही बात कर रखी है दोस्तों। देखिए 2017 में पीसीएस में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से कौन सा संबंधित है? तो आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? क्या नहीं जोड़ा गया है? शोषण से बच्चों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, क्या ये जोड़ा गया है? तो बिल्कुल जोड़ा गया है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानून सलाह, ये भी जोड़ा गया है। समान आचार संहिता, दोस्तों समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया क्योंकि ये आर्टिकल 44 में आ जाता है। आर्टिकल 44 यानी इसके अंदर कोई अमेंडमेंट की बात नहीं कर रखी गई है, यानी ये पहले ही से बना हुआ था, ठीक है। अगला बात की जाए 41 की, तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तंत्रों में जोड़ा गया? देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा है, पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन की बात, ये बिल्कुल जोड़ा गया था, ये बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन की मैं संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशांक
तत्वों में जोड़ा गया था। अच्छा, जोड़ा गया था 42 की बात कर रहा है। अच्छा 42, मैंने 44 समझ लिया। 42 में पुरुषों और स्त्रियों के दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन की बात, ये बिल्कुल नहीं जोड़ा गया था। यानी उद्योगों में प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता यानी जोड़ी गई थी। कौन सा था? तो 43 ए में बात कर रखी है। और ये कौन से द्वारा जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। कब जोड़ा गया था? 1976 में, यानी बी इज द राइट आंसर। संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके विरुद्ध करता है? संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के, बताइए। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? बच्चों के भी विरुद्ध करता है, स्त्रियों के भी, जनजातियों के भी, दलितों के विरुद्ध नहीं करता है। यानी ए सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें? तो सी इज द राइट आंसर। देखिए क्या बोले, संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। आई बात समझ में? 43 में क्या करें? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशांक तत्व नहीं है? नीति निर्देशांक तत्व नहीं है। तो गो संरक्षण की बात कर रखी थी ना, क्योंकि गो निषेध की बात कर रखी थी, मद निषेध की भी बात कर रखी है, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रखी है, 14 वर्ष की आयु के तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात कर रखी है क्या? तो दोस्तों ये नहीं बात कर रखी है, ये दोस्तों नहीं बात कर रखी है। ये किस में बात कर रखी है? तो ये मौलिक कर्तव्यों में, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मादक और पेय के उपभोग का निषेध बिल्कुल है, गाय और बछड़ों के वध का निषेध बिल्कुल है, पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल है, 16 वर्षीय बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये नहीं है। यानी डी इज द राइट आंसर। 45 में क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के लिए औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग को प्रतिषेध। बिल्कुल बात सही कह रखी है, किसकी? सेकंड वाली। लेकिन मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध की बात किसमें कर रखी है? मौलिक अधिकार में कर रखी है, नहीं कि डीपीएसपी में कर रखी है। यानी बी इज द राइट आंसर, क्योंकि दूसरा ही सही है। 46 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशांक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ये बात कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स क्या कह रहा है? सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। क्या ये बात कर रखी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। यानी भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करने की बात कर रखी थी। तो इसके अंदर दोस्तों जो है ना, ये अपना फर्स्ट नहीं आएगा। इसके अंदर हमारे ये बी और सी दोनों आ जाएंगे, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, बस क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, धैर्य बनाए रखिए आप लोग।
निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसके पर्यावरण संरक्षण की तथा संवर्धन की बात कर रखी है? केवल राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों में, केवल मौलिक कर्तव्यों में, दोनों में बात कर रखी है दोस्तों, यानी सीधा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशांक क्या क्या सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बिल्कुल बात सही करेगी, यानी ए इज द राइट आंसर। 49 क्या बोल रहा है? 49 बोल रहा है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में मतलब संविधान कुछ कहता नहीं। भ्रूण शिक्षा के बारे में कहता है क्या? हम लोगों ने सुना है भ्रूण शिक्षा के बारे में? नहीं, तो इधर राइट आंसर। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी की बात बिल्कुल करता है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल बात करता है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु के ना प्राप्त कर लें बिल्कुल बात करता है। 45 आर्टिकल मैंने बताया था आप लोगों को। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, सेकंड लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों को पहले जोड़ा था, मुफ्त कानून पहला, ये बाद में जोड़ा गया, यानी सीधा राइट आंसर, सीधा राइट आंसर। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, 39 में जोड़ा गया था। आगे बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, NPCA बोलते हैं इसे। ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, यानी सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है, तो ए एंड बी दोनों सही हैं, तो इसका सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को DPSP समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ साथ ही स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो वीडियो इंपॉर्टेंट लाएंगे उसका आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच चले। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारी ये सीरीज अब कंटिन्यू चलेंगे, साथ में ही और भी हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे से गिफ्ट लेके आने हैं, तो मिलके फोड़ेंगे एग्जाम को। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।